चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब रोम के बारे में। रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, और हमारे जो चल रहा है कंप्यूटर के जो बेसिक यहाँ पे क्लास चल रही है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें अभी कवर कर चुके हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं हमने जो मेमोरी है, मेमोरी के बारे में यहाँ बेसिक तौर पर जाना, और उसी के अंतर्गत ये टॉपिक है हमारा। जैसे कि पहली जो मेमोरी थी हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंतर्गत, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें दो प्रकार हमने देखे थे। एक और है मतलब सिंक्रोनस रैम है। तो तीन इसके अंतर्गत देखे थे, और अभी हम देखने वाले यहाँ पे रोम के बारे में। तो रोम होती क्या है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की ये भी प्राइमरी मेमोरी है, परंतु फर्क इतना है कि ये स्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें जो है बायोस प्रोग्राम इंस्टॉल मतलब होता है, बायोस प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर होता है, जो कि ओनली रीड ओनली रहता है। यानी कि अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसको डिलीट कर पाना संभव नहीं होता, पर कुछ कुछ विशेष टेक्निक के माध्यम से इसको जो है हटाया जा सकता है, और फिर से इसमें जो है प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, और एक स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। और इस मेमोरी में स्टोर जो प्रोग्राम है परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। और यह जो है रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ आप देखिए कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी यहाँ पे जो रोम में स्टोर डाटा है या रोम में संग्रहित जो डाटा है वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है। और ये वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी यहाँ पे नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी देखने को मिलती है। इसके तीन प्रकार है, एक तो पी रोम है, एक ई पी रोम है, और एक डबल ई पी रोम है। तो पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ई पी रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और डबल ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। जैसे पी रोम का मैंने बताया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह एक ऐसी मेमोरी होती है, इसमें एक बार जो है डाटा संग्रहित हो जाता है यानी स्टोर हो जाता है, उसके बाद उसको मिटाया नहीं जा सकता, ना ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी जो होती है ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह जो है पी रोम मतलब पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित जो प्रोग्राम है, जो स्टोर प्रोग्राम है, वो कुछ परावैंगनी तरंगों या परावैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसके द्वारा मिटाया जा सकता है, और नए प्रोग्राम को फिर से स्टोर किया जा सकता है। और तीसरे नंबर की जो होती है डबल ई पी रोम। तो एक प्रकार की ये जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो यहाँ देखिए एक एक इरेजेबल यहाँ पे भी और आएगा, एक जो है यहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और एक नई तकनीक है, मतलब ये जो डबल ई पी रोम है, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय जो विधि है उसके द्वारा यहाँ पे मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। तो ये तीन प्रकार थे किसके? रीड ओनली मेमोरी के। रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की क्या है? स्थायी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, परंतु स्थायी मेमोरी है जिसमें बायोस प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाला? 500 से ज्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया है। ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।
फिर बाद में देखते हैं, हमने अभी देखे प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो वर्किंग होता है कंप्यूटर का उसको स्टोर करने का काम करती है। और इसमें जो है मतलब जो रैम है, रैम में डाटा क्या होता है, जब तक ये कंप्यूटर ऑन होता है तब तक वहाँ पे स्टोर होता है, नहीं तो नष्ट हो जाता है। परंतु जो रोम है, रोम में बायोस प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दूसरी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, द्वितीयक जो स्टोरेज डिवाइस है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इनको ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह कंप्यूटर का वह भाग होती है जहाँ पर मतलब जब कंप्यूटर में काम हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो भी हमको डिस्प्ले आ जाता है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको भविष्य के लिए सेव कर दे, भविष्य के लिए सुरक्षित कर दे, तो जाकर कहीं जो है कहाँ पे स्टोर होती है, इस मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब नाम से स्पष्ट है, परंतु इसमें से एक ऐसी जो मेमोरी है जिसको बोला जाता है हार्ड डिस्क। तो ये जो होती है सेकेंडरी मेमोरी तो है, परंतु जो स्विच सीपीयू रहता है, सीपीयू के साथ में जो कैबिनेट रहता है, कैबिनेट के साथ में ये इनबिल्ट रहती है हमेशा। तो ये डेडिकेटेड मतलब उसके साथ में अगर नहीं लगी रहेगी तो क्या होगा, कंप्यूटर ऑन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट रूप से इंस्टॉल होता है और लोड होकर कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम में आता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत जो हार्ड डिस्क है उसको सबसे प्राइमरी यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में माना जाता है। और यह देखिए ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा यहाँ से डिलीट नहीं होता, आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उसको जो है भविष्य के लिए उसमें सेव किया जा सकता है, उसको ओपन करके देखा जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है और उसको डिलीट भी किया जा सकता है यूज़र के द्वारा, अपने आप डिलीट नहीं होगा। इसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है, जैसे कि आप वर्तमान में देख सकते हैं 1 टीबी के आसपास जो है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इनमें हम जब परचेस करते हैं तो यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है हार्ड डिस्क की। और मेमोरी कार्ड भी आज की डेट में अगर देखें तो बहुत मतलब 128 जीबी के आसपास जो है 64 जीबी के आसपास यहाँ पे मेमोरी कार्ड देखने को मिलते हैं, पेन ड्राइव देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अधिक क्षमता में हमको स्टोरेज डिवाइस देखने को मिलती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करते हैं यहाँ पे जो क्षमता है इसकी कम होती है सेकेंडरी के मतलब उसमें उसके अपेक्षा। परंतु यहाँ देखिए जो स्थानांतर मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें जो डाटा होता है वो एक जगह दूसरी जगह यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क देखने को मिलती है, हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि जिसे हम सीडी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड देख सकते हैं, पेन ड्राइव देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब बात करें यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी, यहाँ देखिए हमने वैसे तो देख ली है, जैसे हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, एसएसडी है, एसएसडी मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। थंब ड्राइव का मतलब होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं। पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव हमको देखने को मिलते हैं। एसडी कार्ड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सीडी हो सकती है, सीडी को क्या बोला जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है सीडी को। डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोला जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लॉपी डिस्केट होता है, फ्लॉपी डिस्क जब चलती थी डाटा पोर्टेबल यानी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, तो यहाँ पे सीडी और डीवीडी का चलन नहीं था, परंतु जैसे ही इनका चलन आया तो जो फ्लॉपी डिस्क है ये इसकी जो मतलब चलन है बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सीडी और डीवीडी की जो क्षमता है स्टोरेज की वो काफ़ी अधिक है फ्लॉपी से। टेप ड्राइव भी यूज़ होता है किसके लिए, हार्ड ड्राइव मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस प्रकार की संरचना रहती है, इसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी देखेंगे। जैसे जो गोल वाली चकती दिख रही है इनको बोला जाता है प्लेटर, और जहाँ पे ये फंसी होती है जो प्लेटर्स होती है उसको स्पेंडल बोला जाता है। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको रीड राइट हेड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारी सीडी में जो भी स्टोर रहता है, जो मतलब यहाँ पे देखिए जो प्लेटर्स में जो भी स्टोर रहता है डाटा, उसको यहाँ पे रीड और राइट करने का काम करता है रीड राइट हेड। ठीक है, लेंस भी होता है जैसे डीवीडी प्लेयर में देखेंगे, ये आर्म होता है कंप्लीट रूप से। ठीक है, और बाकी की चीज़ें हमारे लिए कोई मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको प्लेटर्स याद रखना है। प्लेटर्स गोल वाली, स्पेंडल जिसमें फंसा होता है, रीड राइट हेड होता है, और ये जो तीन चीज़ हमको यहाँ पे इसमें काम करने योग्य बनाती है। दूसरी इसी के मतलब अल्टरनेट में हम देख सकते हैं एसएसडी आती है। एसएसडी को बोला जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब होता है ये जो होती है काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी महंगी होती है, मतलब कम क्षमता में जो है काफ़ी अधिक प्राइस की यहाँ देखने को मिलती है। चिप जैसी यहाँ देख रही है आपको प्लेटर्स नहीं होती, और काफ़ी जो स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए कैश है, कंट्रोलर है, और ये NAND फ्लैश मेमोरी यहाँ देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अधिक तेज है किसके अपेक्षा, हार्ड डिस्क की अपेक्षा। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए हार्ड डिस्क और SSD के बारे में। तो ये एक और चीज़ आपको दिख रही है किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में। तो आपको प्लेटर्स जैसे कि मैंने बताया, रीड राइट हेड है, स्पेंडल है, उसके बाद
इक्वेटर है, हाउसिंग है, पावर कनेक्टर है, पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या देख सकते हैं हम। तो ये कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं इसकी संरचना हार्ड डिस्क की। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ ये एक और संरचना आप देख लीजिए। जैसे ये कंप्लीट रूप से आप देखिए एक से अधिक प्लेटर्स हो सकती है एक हार्ड डिस्क में, और जिसमें ये कनेक्ट रहती है। यहाँ पे देखिए जो रीड राइट हेड जिसमें कनेक्ट रहता है उसको आर्म असेंबली बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ रीड राइट हेड सभी में देख सकते हैं। और ये जो हार्ड डिस्क है, ये प्लेटर्स है, वो ट्रैक और सेक्टर्स में बटी होती है। तो ट्रैक का मतलब होता है जैसे गोल जो राउंड चल रहा है, ये वाला जो है कंप्लीट रूप से ट्रैक कहलाता है। और ये जो टुकड़ों में बटी रहती है ट्रैक अलग अलग भागों में, इसको सेक्टर्स बोला जाता है। जब भी कभी हमको डाटा को स्टोर करना होता है हार्ड डिस्क में, तो उसको पहले फॉर्मेट करना होता है। फॉर्मेट करने का मतलब इस प्रकार से उसको सजाना ताकि वो ट्रैक और सेक्टर में आसानी से डिवाइड हो जाए। जब ये ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड हो जाती है तो यहाँ पे आपको डाटा आसानी से स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब तक कि ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड नहीं होगी डाटा स्टोर नहीं होने वाला। तो हार्ड डिस्क या HDD जिसे बोलते हैं, एक ही बात है ये। और ये एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर में सभी छोटी बड़ी फाइल्स जो भी स्टोर होती है सभी हार्ड डिस्क में होती है। और रैम और हार्ड डिस्क में फ़र्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज़ होती है जो स्टोर करने के काम आती है, और रैम वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर को चलाने के काम आती है। जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो रैम का डाटा यहाँ पे डिलीट हो जाता है, परंतु कंप्यूटर को बंद करने के पश्चात हार्ड डिस्क का डाटा यहाँ पे डिलीट नहीं होता। बस दोनों में ये फर्क होता है। हालांकि अपनी इच्छा अनुसार इसमें से इरेज किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, भविष्य के लिए सेव किया जा सकता है और ओपन करके देखा जा सकता है। इसके बाद हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क जो घूमती है, ये वाली जो डिस्क है वो घूमती है काफ़ी तेज़ गति से। ठीक है, उतनी ज़्यादा तेज़ी से डेटा को स्टोर या रीड किया जाता है जितनी तेज़ गति से वो घूमेगी। और यहाँ स्पीड को मापने के लिए RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट से इसको मापा जाता है। हार्ड डिस्क जो है 5400 RPM या 7200 RPM की होती है। 7200 RPM की हार्ड डिस्क जो है 5400 RPM वाली से ज़्यादा तेज़ होती है। नाम यहाँ देखिए संख्या से ही हम पहचान सकते हैं इसको। इसकी संरचना और कार्यविधि देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक रूप से। तो देखिए हार्ड डिस्क जो होती है चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है, और इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है। हार्ड डिस्क में एक सेंटर शाफ्ट होता है, चुंबकीय डिस्क लगी होती है इसमें। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर जो है एवं निचली सतह पर डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, और यहाँ देखिए बाकी सभी जो सतह होते हैं उसमें डाटा स्टोर होता है। प्लेट में जो है ट्रैक और सेक्टर जैसे कि मैंने बताया था इसमें होता है, और ट्रैक जो सेक्टर होते हैं उसमें डाटा स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट का डाटा स्टोर होता है। इसके अलावा जो डाटा है, डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 तरह के समय यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि देख सकते हैं सीक टाइम होता है, लेटेंसी टाइम होता है और ट्रांसफर टाइम होता है। तो सीक टाइम की अगर बात करें तो डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने के वाले जो ट्रैक होते हैं उस तक पहुँचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। ठीक है, और लेटेंसी टाइम की बात करें तो ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। और ट्रांसफर रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहा जाता है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक हमने हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पे देखें। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम बोलते हैं SSD। शॉर्ट में अगर क्या बोलें इसको SSD इसको बोला जाता है। तो SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव एक प्रकार का नॉन वॉलेटाइल जो स्टोरेज मीडिया इसको बोला जाता है, यानी कि एक प्रकार से स्थायी मेमोरी इसको बोला जाता है जैसे कि हार्ड डिस्क है। सॉलिड स्टेट जो है फ्लैश मेमोरी पर लगातार डेटा स्टोर करता है। तो ये देखिए फ्लैश मेमोरी मतलब यहाँ पे प्लेटर्स का उपयोग नहीं किया गया, यहाँ पे चिप लेवल जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव जैसे यहाँ संरचना देखने को मिल रही है आपको, मल्टीपल चिप यहाँ पे देखने को मिलती है। यह भी हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हार्ड डिस्क की तरह ये डेटा को स्टोर करने के काम आती है, लेकिन हार्ड डिस्क से ये काफ़ी तेज़ गति से काम करती है। इसकी प्राइस भी काफ़ी अधिक महंगी होती है। इसके अलावा SSD जो है हार्ड डिस्क का अपडेटेड या नया वर्जन हम बोल सकते हैं, जिसे जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ बनाया गया है। यह साधारण हार्ड डिस्क के मुकाबले वजन में काफ़ी हल्की होती है, छोटी होती है और काफ़ी महंगी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, आज की डेट में अगर देखें तो हर एक लैपटॉप में यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है इनबिल्ट आ रही है। अगर नहीं भी आ रही तो यूज़र के द्वारा इसको यहाँ पे अलग से कॉन्फ़िगर करा लिया जाता है। SSD के प्रकार देख लेते हैं। SSD के प्रकार आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो कुछ बेसिक आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए SATA SSD देखने को मिलते हैं। SATA मतलब होता है जो, चलिए यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर बताना, SATA का फुल फॉर्म क्या है, सभी चीज़ें मैं बता दूंगा तो आपका काम क्या रहेगा। तो SATA का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और इस तरह की जो हार्ड डिस्क है SSD में एक लैपटॉप या एक हार्ड ड्राइव की तरह ही दिखती है, जो कि सिंपल SATA कनेक्टर की जो सपोर्ट है या SATA कनेक्टर को यहाँ सपोर्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हार्ड डिस्क होती है। यह SSD का यह सबसे सिंपल फॉर्म फैक्टर है जिसे हम देखकर पहचान सकते हैं। और सबसे पहले मार्केट में इसी तरह की हार्ड डिस्क यहाँ पे या SSD देखने को मिली थी। इस तरह की SSD को आजकल जो है चलने वाले किसी भी PC में यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जो होती है M SATA, ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे साटा का फुल फॉर्म तो यहाँ देखने को मिल गया आपको, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब आपको जो है कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, फिर भी आप जो है सर्च कर लिया करिए जो भी मैं पूछता हूँ। तो एम साटा यानी कि माइक्रो साटा जो है एसएसडी, नॉर्मल साटा एसएसडी से कनेक्टिविटी और फॉर्म फैक्टर दोनों यहाँ अलग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्तमान में लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होती है, और यह नॉर्मल एसएसडी से साइज़ में काफ़ी छोटी होती है, दिखने में काफ़ी अलग होती है, और एक तरह से ये सामान्य रैम मतलब रैम जैसी दिखती है, रैम स्टिक की तरह ही दिखाई देती है। और इसकी कनेक्टिविटी हर पीसी में नहीं की जा सकती। जहाँ पे इसका पोर्ट होगा, जैसे M.2 एसएसडी होती है या फिर जो भी होती है, तो उनका पोर्ट होता है, तो ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं लैपटॉप या पीसी के अंदर। ये देखिए M.2 जैसे कि मैंने बताया, तो M.2 ये दिख रही है आपको। और इस तरह की एसएसडी दिखने में तो एम साटा की तरह ही दिखती है, लेकिन यह इसका अपडेटेड वर्जन होती है एम साटा का, जो एम साटा से काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी यह दोनों तरह की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है। यानी इसे नॉर्मल साटा केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एम साटा जो है उसके हिसाब से भी यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तीसरे प्रकार होता है एस एच डी होता है, यानी कि हार्ड डिस्क और एस एस डी दोनों को मिलाकर ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पूरी तरह से एस एस डी नहीं है, बल्कि सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क दोनों से मिलकर ये कॉम्बो बनी है, जिसे SSHD बोला जाता है। और इसमें कुछ मेमोरी एस एस डी की होती है और कुछ मेमोरी हार्ड डिस्क की होती है, यानी कि हार्ड डिस्क और एस एस डी दोनों के बीच की मेमोरी इसको बोला जाता है। और लैपटॉप में काफ़ी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान में। वर्किंग देख लेते हैं एसएसडी की, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। तो हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसमें घूमने के वजह से हार्ड डिस्क डेटा में ट्रांसफ़र और एक्सेस हो पाता है, लेकिन एसएसडी ऐसा नहीं होता। एसएसडी में सारा काम जो है सेमीकंडक्टर यानी चिप लेवल पर होता है। इसमें कई सारी चिप्स लगी होती है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको, बिल्कुल रैम की तरह होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैग्नेट से ज़्यादा अच्छे से आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसलिए ये काफ़ी फास्ट होती है। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं एसएसडी और हार्ड डिस्क में। और एसएसडी की स्पीड हार्ड डिस्क की अपेक्षा काफ़ी फास्ट होती है, जबकि हार्ड डिस्क जो होता है एसएसडी से बहुत ज़्यादा स्लो होती है। हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी कम पावर लेती है। एसएसडी जो होती है, एसएसडी एक नॉर्मल हार्ड डिस्क के मुकाबले साइज़ में भी काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल ड्राइव होती है जो कि हार्ड डिस्क के घूमने से चलती है, इसलिए यह थोड़ा जो है नॉइज़ भी करती है, यानी कि आवाज़ करती है। जबकि एसएसडी एक फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है जिसमें चिप लगे होते हैं, इसलिए यह बिल्कुल भी जो है नॉइज़ यानी कि आवाज़ नहीं करती या फिर हल्ला नहीं करती। एसएसडी जो है हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी महंगी होती है। अगर 240 जीबी के हार्ड डिस्क यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो 240 तो यहाँ पे 4000 के आसपास देखने को मिलती है। जबकि यहाँ देखें 1 TB हार्ड डिस्क आपको कितने में देखने को मिलेगी, इससे कम प्राइस में देखने को मिल जाएगी मार्केट में। अब जो फ्लॉपी डिस्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसके पहले हम जो है क्या क्या पढ़ लिए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक जो है पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने जो है रोम से यहाँ पे देखना शुरू किया। तो रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसके 3 प्रकार देखे, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम यहाँ पे देखें। फिर उसके बाद तीनों के बारे में हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखा, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके प्रकार यहाँ पे देखें। हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पे जाना, हार्ड डिस्क की संरचना। उसके बाद हमने उसकी कार्यविधि देखें, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में जाना। उसके बाद उसके टाइप्स देखें, टाइप्स के बाद दोनों में यहाँ पे अंतर देखें, वर्किंग भी देख लिए। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टेलीग्राम से जो है यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए चैनल जो है, चैनल और डिस्कशन ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्कशन ग्रुप में आप जो है आंसर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किसी प्रकार के क्वेश्चन करके। इसके अलावा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सारे कोर्सेज जो कंप्यूटर के हैं और जो जीएस के कंप्लीट रूप से वहाँ देखने को मिलेंगे क्रमशः। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाकर उसको। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल यूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया। ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप
टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।